गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। आज की कक्षा में भी हम एक्विनास पर ही बात करेंगे, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने एक्विनास के जो कानून संबंधी विचार थे बच्चों और उसकी जो लिखी हुई प्रमुख रचनाएं थी उसके बारे में बात की थी, उसको पढ़ा था। आज की कक्षा में हम एक नए टॉपिक, एक्विनास के एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो आपके एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से भी मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में भी इस पर अक्सर प्रश्न आते हैं। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु किसने कहा था? तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी, एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु बताया था मैक्सी ने। और इस पर अक्सर प्रश्न आता है कि एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, यानी वो कौन से कारण हैं, या एक्विनास के दर्शन में हम ऐसा क्या देखते हैं, उसके विचारों पर ऐसा क्या प्रभाव दिखता है कि जो उसको अरस्तु, मध्य युग का अरस्तु कहा गया है। यदि सरल शब्दों में कहूँ तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हम यह देखेंगे कि एक्विनास के किन किन विचारों पर अरस्तु का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है, या आप कह सकते हो वो कौन कौन से विचार हैं जिन पर हम एक्विनास को अरस्तु से प्रभावित पाते हैं। यानी जैसा अरस्तु ने दर्शन रखा, अपने विचार रखे, अपनी विवेचना रखी, विश्लेषण रखा, वैसा ही कुछ एक्विनास भी मध्य युग में रखता है। तो बच्चों, आते हैं हम उन कारणों पर जो एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहलाने के कारण बनते हैं या बताने के कारण बनते हैं। हम बिंदुवार यह देखेंगे कि वो कौन कौन से विचार है जहाँ पर एक्विनास अरस्तु से प्रभावित हुआ है। तो पहला है राज्य संबंधी विचारों पर। बच्चों, मध्य युग में जो राज्य से संबंधित विचार थे वो इस प्रकार से थे कि मध्ययुगीन दर्शन या विचारक ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति जो है वह मनुष्यों के पाप के कारण हुई है। यह कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों की पापी प्रवृत्ति के कारण एक आवश्यक बुराई के रूप में उत्पन्न हुई है। ऐसे में उनका यह भी मानना था कि राज्य और सरकारों का मुख्य कार्य भी यही है कि वह मनुष्यों की पापी प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करे। इसका जन्म भी मनुष्यों की पापी प्रवृत्ति के कारण हुआ है, और ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य या सरकार उस पापी प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अस्तित्व में आई थी। ऐसी सोच थी मध्य युग के दर्शन में। परंतु यहाँ पर एक्विनास, जो स्वयं एक मध्ययुगीन विचारक हैं बच्चों, की सोच राज्य से संबंधित, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बिल्कुल ही भिन्न है। यहाँ पर एक्विनास का मानना था कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, और इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्यों की बुराइयों पर रोक लगाता है, वरन इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के बाहर कर ही नहीं सकता, या आप कह सकते हो कि राज्य के बाहर वह अपना पूर्ण जो आत्म साक्षात्कार है वह नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्विनास बिल्कुल अरस्तु की ही भांति
मनुष्य को एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानते हुए राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति का कारण मानता है। जैसा कि अरस्तु ने माना था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य उसकी सद्जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में आया है। तो इस प्रकार से राज्य संबंधी विचारों पर हम एक्विनास को अरस्तु से प्रभावित पाते हैं। इसके अलावा बच्चों, जैसे कि अरस्तु ने माना था कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसमें रहकर ही मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। ऐसे में मनुष्य के अपने विकास के लिए राज्य नितांत अनिवार्य है और यही बात एक्विनास भी स्वीकार करता है। एक्विनास भी कहता है कि राज्य को एक बंधन के रूप में न लेकर एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया करना है, या वह करता है। राज्य को किसी बंधन के रूप में नहीं वरन एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार करता है, जैसा कि अरस्तु भी करता है। यहाँ पर मैं आपको इब्न स्टीन के जो एक पाश्चात्य विचारक है बच्चों, एक्विनास पर उसका यह कोटेशन पूरी तरह से बताता है कि वह अरस्तु से राज्य संबंधी विचारों में कितना प्रभावित है या दोनों के विचार कितने मिलते जुलते हैं। तो इब्न स्टीन ने लिखा है कि एक्विनास ने सरकार की आवश्यकता को मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति पर आधारित माना है और सरकार के संगठन को शुभ के लिए शासक के उच्च स्तरीय विवेक और नैतिकता पर। इस प्रकार से दोनों विचारों में अरस्तु से एक्विनास की समानता स्पष्ट है। तो बच्चों, राज्य संबंधी विचारों के संबंध में हम देखते हैं कि एक्विनास पर पूरा अरस्तु के दर्शन या विचारों का प्रभाव था। साथ ही अरस्तु से प्रभावित एक्विनास जिस क्षेत्र में हुआ बच्चों, वह है राज्यों के वर्गीकरण। यानी हमने पूर्व में अरस्तु का संविधानों का या राज्यों का वर्गीकरण पढ़ा था बच्चों, उसी वर्गीकरण से भी एक्विनास प्रभावित था। या आप कह सकते हो कि एक्विनास अरस्तु के इन विचारों को ही आदर्श मानता था। अरस्तु की भांति वह भी सामान्य हित पर आधारित राज्यों को अच्छा और न्यायपूर्ण मानता था तथा केवल अपने हित को लक्ष्य मानने वाले राज्यों या शासन प्रणालियों को वह निकृष्ट मानता था, या आप कह सकते हो अरस्तु की भांति विकृत मानता था। उसने भी अरस्तु की भांति 6 प्रकार के राज्य बताए थे और साथ ही निरंकुश तंत्र को सबसे खराब और राजतंत्र को अरस्तु की भांति ही सर्वश्रेष्ठ माना था। यद्यपि अरस्तु ने संवैधानिक तंत्र यानी पॉलिटी का ज़्यादा पक्ष लिया था, फिर भी अरस्तु ने भी राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बताया था। और अरस्तु की भांति ही एक्विनास भी राज्यों का वर्गीकरण एक क्रम से कर रहा है, जैसा कि अरस्तु ने किया था। जैसे राजतंत्र, उसके बाद कुलीन तंत्र, फिर उसके बाद धनिक तंत्र, फिर उसके बाद पॉलिटी यानी संवैधानिक तंत्र, और लास्ट में भीड़ तंत्र या लोकतंत्र। यहाँ पर एक्विनास सिर्फ उस भीड़ तंत्र का नाम एक सामंत तंत्र कहकर करता है। अब हम आते हैं सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, कि जहाँ अरस्तु राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताता है। हालांकि वह पॉलिटी का ज़्यादा समर्थक था, जिसमें राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों के गुण आते हैं बच्चों, परंतु राजतंत्र का भी वह काफ़ी बड़ा पक्षधर था। विभिन्न शासन प्रणालियों में हमने देखा कि अरस्तु का झुकाव कुछ सीमा तक मध्यम वर्गीय लोकतंत्र यानी पॉलिटी की ओर था। यहाँ पर एक्विनास का झुकाव हम राजतंत्र की ओर देखते हैं
और राजतंत्र को उसने सर्वोत्तम शासन व्यवस्था माना है, जैसा कि कुछ अंश तक अरस्तु ने भी माना था। अब हम आते हैं दास प्रथा संबंधी विचारों पर बच्चों। तो एक्विनाज ने भी अरस्तु की ही भांति दास प्रथा का भी समर्थन किया था। हाँ, यहाँ पर जहाँ अरस्तु दास प्रथा का समर्थन विभिन्न व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता के अंतर के आधार पर करता है बच्चों, वहीं एक्विनाज इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना का संचार होने का तर्क देकर करता है। उसका मानना था कि युद्ध में पराजित होने पर सैनिक दास बना लिए जाते हैं, अतः यह बात सैनिकों को युद्ध में कहीं अधिक जोश और वीरता को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, विजय पाने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वह किसी भी सूरत में दास न बने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अरस्तु से हटकर यहाँ पर एक्विनाज का दृष्टिकोण था कि आप विजय पाओगे, यानी विजय के लिए आप कह सकते हो एक प्रकार से प्रोत्साहन देता हुआ लगता है, क्योंकि हारने पर आप दास बना लिए जाओगे। तो यहाँ पर हम एक्विनाज का जो दास प्रथा का समर्थन करने का दृष्टिकोण है अरस्तु की तुलना में बच्चों, वह काफ़ी व्यवहारिक लगता है और इस प्रकार से वह अरस्तु से कहीं आप कह सकते हो यथार्थवादी और वास्तविक सोच भी रखता है। यहाँ पर वह दास प्रथा का समर्थन अरस्तु की भांति केवल कुछ लोग दास बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग स्वामी बनने के लिए या मालिक बनने के लिए पैदा होते हैं, इस आधार पर नहीं करता। यानी यहाँ पर दोनों के विचारों में हम भिन्नता देखते हैं, परंतु हाँ, दास प्रथा का एक्विनाज द्वारा भी अरस्तु की भांति समर्थन किया गया था। अब हम आते हैं बच्चों संक्षेप में एक्विनाज को जो मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है, उसको यदि संक्षेप में बिंदुओं में बताना चाहूँ मैं बच्चों, तो इस प्रकार से एक्विनाज मध्य युग का अरस्तु प्रूव होता है, या ये कारण है जो उसको मध्य युग का अरस्तु बताते हैं। पहला कि ईसाई धर्म के राजदर्शन और अरस्तु के दर्शन के बीच जो एक्विनाज है उसने एक सेतु के रूप में काम किया। यानी तत्कालीन जिस समय एक्विनाज हुआ था उस समय का ईसाई धर्म का जो राजनीतिक दर्शन था बच्चों, यानी कि चर्च, राज्य और सत्ता को लेकर जो विचार थे, उनके और अरस्तु के दर्शन के बीच में यहाँ पर एक्विनाज एक सेतु के रूप में, एक कड़ी के रूप में काम करता हुआ दिखता है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से अरस्तु के विचार एक्विनाज को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। दूसरा कारण जो उसको मध्य युग का अरस्तु बताने का बनता है बच्चों, वह है कि उसने अरस्तु की भांति ही विवेकवाद को भी मान्यता देता है वह, यानी बुद्धि को ऊपर रखता है। तत्कालीन जो परंपरावादी सोच थी उसके खिलाफ। तीसरा कारण बनता है उसको मध्य युग का अरस्तु ठहराने का, वह है राज्य को अरस्तु की भांति ही श्रेष्ठ संगठन बताते हुए मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए, सद्जीवन के लिए, जैसा कि अरस्तु ने इस शब्द का प्रयोग किया था, बने रहने की बात एक्विनाज भी स्वीकार करता है। और चौथा कारण कि अरस्तु की तरह ही एक्विनाज भी संविधानों के वर्गीकरण और राजतंत्र को सबसे अच्छी प्रणाली बताता है। संविधानों के वर्गीकरण में वही 6 प्रकार बताता है और राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताता है। तो इस प्रकार से बच्चों उपरोक्त बिंदु एक्विनाज पर अरस्तु के प्रभावों को स्पष्ट रूप से जाहिर करते हैं, परंतु यहाँ पर मैं इसके अलावा एक्विनाज और अरस्तु के विचारों में जो थोड़ी बहुत भिन्नता थी
उसको भी बताना चाहूँगी बच्चों। अभी तक तो हमने पढ़ा कि अरस्तु के विचारों का प्रभाव जो उस पर था वह राज्य संबंधी विचारों में, संविधानों के वर्गीकरण के विचार में, या आप कह सकते हो शासन प्रणाली में, या फिर दास प्रथा के समर्थन के संबंध में। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो एक्विनास और अरस्तु में भिन्नता करते हैं। जैसे अरस्तु बुद्धिवादी था और पूरी तरह से विवेक को ही सत्य की प्राप्ति का साधन मानता था। यहाँ पर एक्विनास इस बात से सहमत तो था, परंतु उसका मानना था बच्चों कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो मानवीय विवेक से परे होते हैं और जिनका साक्षात्कार केवल आप देख सकते हो विश्वास या आस्था के आधार पर ही हो सकता है। एक और भिन्नता जो अरस्तु और एक्विनास में हम देखते हैं बच्चों कि अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य जो है वह केवल लौकिक सुखों की प्राप्ति मानता था, यानी जो भौतिक रूप में सुख प्राप्त होते हैं उनको ही मानता था। यहाँ पर एक्विनास भी इसे स्वीकार करता है, परंतु वह कहता है इससे भी उच्च कोटि का एक सुख है, वह है परलौकिक सुख। तो यहाँ पर भी दोनों में यद्यपि वह अरस्तु का समर्थन करता है, परंतु उससे आगे बढ़कर एक और सुख, परलौकिक सुख का भी समर्थन करता है। साथ ही जो अरस्तु है वह विधि को मानवीय विवेक की कृति मानता था, यानी कानून मानवीय विवेक के कारण बनता है। एक्विनास भी इससे सहमति देता है, हमने पढ़ा भी है। उसने मानवीय एक जो कानूनों की श्रेणियाँ बांटी थी 4, उसमें एक मानवीय कानून भी बताया था, उसने उस पर सहमति दी है यहाँ पर कि वास्तव में कानून मानवीय विवेक का ही परिणाम है, परंतु इसके साथ ही वह शाश्वत और देवीय विधियों को भी शामिल करता है। उसका कहना है कि मानवीय विवेक के आधार पर निर्मित कानून का आधार शाश्वत या देवीय विधियाँ ही होती है। तो इस प्रकार से बच्चों अरस्तु के जो विचारों का, जो दर्शन का प्रभाव है वो एक्विनास पर अधिकांशतः देखा गया, परंतु फिर भी कुछ विचारों में एक्विनास अरस्तु से भिन्न विचार रखता है। वह उसके विचारों का समर्थन करते हुए उससे थोड़ा आगे बढ़कर अपने विचारों को रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि अरस्तु से एक्विनास प्रभावित तो है, लेकिन इसके साथ ही वह ईसाईयत के आधार पर अरस्तु की अपूर्णताओं को दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील दिखा। जैसा कि इब्न स्टीन ने फिर कहा बच्चों, उसने कोटेशन दिया है कि कैसे वह अरस्तु की अपूर्णताओं को पूर्ण करता हुआ, दूर करता हुआ दिख रहा है कि थॉमस एक्विनास की विचारधारा अरस्तु और ईसाई धर्म का संश्लेषण है। इस प्रकार से बच्चों एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु और उसके विचारों को अरस्तुवाद का ईसाईकरण भी कहा गया है। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने पढ़ा अरस्तु को मध्य युग का एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर एक्विनास अरस्तु से प्रभावित हैं, इसके साथ ही कौन कौन से वे क्षेत्र हैं जिसमें वह उससे थोड़ी भिन्नता रखता है, यानी उससे आगे बढ़कर सोचता है। तो थैंक यू बच्चों। अब अपनी अगली कक्षा में हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।